टनल डायोड इज कॉमनली यूज्ड एज अ स्विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बोलो क्या होगा? एफएम मॉड्यूलेटर, एएम मॉड्यूलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। आंसर देखो, टनल डायोड इज अ बेसिकली फास्ट स्विच, एक्चुअली वेरी फास्ट स्विच, समझ आ रहा है? फास्ट स्विच। और ये जो फास्ट स्विच है लाइक ये ऑन ऑफ, तो ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में, लाइक फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। अब बाकी समझो, ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है इसके लिए क्या यूज करते हैं? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, बोलो? वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर, जेनर डायोड। कौन सा यूज करते हैं? जेनर डायोड, ठीक है, जेनर डायोड। जेनर डायोड किस में काम करता है? फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में? जेनर डायोड किस में काम करता है? फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में? रिवर्स बायस में, ठीक है ना। वेरिएक्टर डायोड। और एएम मॉड्यूलेटर में तो डायोड डिटेक्टर, डायोड डिटेक्टर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डेसिबल स्केल इज यूजफुल व्हाइल मेजरिंग वोल्टेज, बताओ। डेसिबल स्केल, नॉर्मली ये जो डेसिबल है किसके लिए यूज करते हैं? जब हम साउंड की बात करते हैं, यस या नो, बोलो यार। जब हम साउंड की बात करते हैं तभी हम डेसिबल यूज करते हैं, जब हम साउंड की बात करते हैं। और देखो, डेसिबल जब भी होता है ना, तो डेसिबल इज लाइक की लॉगरिथमिक स्केल। डेसिबल इज व्हाट? लॉगरिथमिक स्केल। तो जैसे कोई बड़ी नंबर है, मान लो 10⁵, अगर मैं इसको लॉग ले लूं तो कितना आ जाएगा, बोलो? लॉग 10 × 10⁵ कितना आ जाएगा, बोलो? 5 आएगा, ओनली 5। क्योंकि अगर आप लॉग बेस पे 10 है, 10⁵ लेते हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 1। तो इसने बड़ी वैल्यू को छोटी बना दी अगर मैं इस स्केल पे लेता हूं, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगी उसमें हम यूज करेंगे या लो फ्रीक्वेंसी में यूज करेंगे? यार कोई बड़ी क्वांटिटी होगी उसको छोटा करने के लिए यूज करेंगे ना, बोलो हाँ या ना। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? वाइड फ्रीक्वेंसी रेशियो। और डेसिबल स्केल इज अ रेशियो, चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अ डेसिबल स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज कवरिंग द वाइड फ्रीक्वेंसी रेशियो। Decibel is used to measure sound level. It is also widely used in electronics, signal and communication. The dB is logarithmic way of describing a ratio. और ये प्रेशर, इसमें कई बार हाई प्रेशर को अपन डेसिबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, वोल्टेज को कर लेते हैं, इंटेंसिटी को कर लेते हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको अपन डेसिबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 18, द एनर्जी कैपेसिटी ऑफ अ स्टोरेज बैटरी इज रेटेड इन, क्या होगा यार? एम्पियर आवर्स। The pressure coil of an induction type energy meter is highly resistive, highly inductive, purely resistive, purely inductive. ये देखो बहुत कंफ्यूज करता है, याद रखना। ये बहुत कंफ्यूज करता है। देखो, अगर डायनमोमीटर टाइप वॉट मीटर है, अगर इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वॉट मीटर है, तो इस देखो इसमें भी दो कॉइल होते हैं, इसमें भी दो कॉइल होते हैं, इसमें भी दो कॉइल होते हैं। इसमें क्या इसमें भी होता है प्रेशर कॉइल और इसमें भी होता है प्रेशर कॉइल। तो जो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वॉट मीटर है ना, उसका जो प्रेशर कॉइल होना चाहिए, दैट शुड बी हाईली रजिस्टिव, ठीक है।
बट बट अगर अगर हम बात करें इंडक्शन टाइप एनर्जी की प्रेशर कॉइल के बारे में, तो इट शुड बी हाईली इंडक्टिव। सर ऐसा क्यों होता है? डिटेल में जानने के लिए मेजरमेंट के सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं ऐप पर, आप कभी भी 24 आवर्स में देख सकते हैं उनको, ठीक है, फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर हाईली रेजिस्टिव, प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव, और इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर क्या है? हाईली इंडक्टिव। याद रहेगा? कंफ्यूज तो नहीं होगे? या फिर सिंपली एनर्जी मीटर की बात आ जाए तो आप सिंपली क्या लिख देना? हाईली इंडक्टिव। बट अगर उसने वाट मीटर का पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे? हाईली रेजिस्टिव। क्यों होता है? सारी बातें मैंने डिटेल में कर रखी हैं, मेजरमेंट के लेक्चर में देख लेना जाके, एनर्जी मीटर या फिर वाट मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following material is used in the fabrication of swamping resistance of a PMMC instruments? तो obviously मैग्नीन। क्या है? मैग्नीन। What is मैग्नीन? मैग्नीन हैज अ लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होने का फायदा क्या है? कि ये टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं कर रहा होता है। क्लियर बात? लो टेम्परेचर होने का फायदा क्या है? जैसे कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे आप टेम्परेचर कितना भी चेंज कर लो, आपका जो रेजिस्टेंस होएगा दैट विल रिमेन सेम। तो जब भी कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम कोई वायर यूज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरिएबल होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए? अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट में यूज कर रहे हैं कोई वायर, तो उसका जो वायर का रेजिस्टेंस होना चाहिए दैट्स मस्ट बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई या लो? वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? लो। आइडियली कितना होना चाहिए? 0। आइडियली कितना होना चाहिए? 0, ठीक है। और मैग्नीन का रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नीन बेसिकली होता क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर, निकल और मैग्नीज। कॉपर 86%, कॉपर 86%, निकल लाइक कि आपका 2%, मैग्नीज आपका 12%, और ये आपका बन गया क्या? मैग्नीन। बट अगर यही कॉन्स्टेंटन की बात करें तो 55% कॉन्स्टेंटन और 45% निकल, ठीक है। तो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मतलब एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कि किस मटेरियल से बनाया गया होगा? मैग्नीन से। आई बात समझ में? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा मटेरियल, किस मटेरियल से बनाया होगा वो वायर? मैग्नीन से। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली अ करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स? करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी बातें लिखवाई गई हैं डिटेल में। देखो, सीआरओ क्या है? करंट सेंसिटिव वोल्टेज सेंसिटिव। सीआरओ क्या है? करंट सेंसिटिव वोल्टेज सेंसिटिव। दैट इज वोल्टेज सेंसिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्या करता था? ये भी क्या है? वोल्टेज सेंसिटिव। फील्ड पे काम करता था ना। और एफईटी, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, नाम से ही पता चल गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, तो बेसिकली क्या है ये? वोल्टेज सेंसिटिव। बट जो पीएमएमसी है दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए, मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, आंसर इज ए। एनी कंफ्यूजन? बोलो यार। आगे बढ़ें। द बैटरी सेल इन एन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर are required to measure which one of the following?
एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब आप क्या मेजर करोगे? रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट या पावर? ओके, तो द बैटरी सेल्स इन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर है। एक बात बताओ यार, अगर कोई सर्किट है, कोई सर्किट है और इसमें आपको इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, तो आप सिंपली क्या लगा दो? एक वोल्ट मीटर। यस या नो? तो क्या आपको इस वोल्ट मीटर को अलग से पावर देना पड़ेगा क्या? क्या इस वोल्ट मीटर को अलग से पावर देना पड़ेगा? बोलो यार। नहीं ना। इसी तरीके से करंट मेजर करना है, लाइक यहाँ पे अमीटर लगा दो। पावर मेजर करना है, यहाँ पे आप वाट मीटर लगा दो। यार, करंट, वोल्टेज, पावर पिक्चर में तभी आएगा जब सप्लाई होगा ना। बोलो हाँ या ना? करंट, वोल्टेज, पावर पिक्चर में तभी आएगा जब सप्लाई, कोई मतलब कि लाइक सप्लाई हमें मिलेगा ना, लाइक करंट फ्लो हो रहा होगा। तो अगर सप्लाई है, अगर कनेक्शन है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो क्या हमें एक्सटर्नली कुछ लगाना पड़ेगा क्या जस्ट फॉर मेजरमेंट? बोलो यार। नहीं ना। बट अगर आपको किसी एक वायर दे दिया जाए कि लाइक रेजिस्टेंस है, तो उसका अगर आपको पावर करना हुआ रेजिस्टेंस मेजर, तो आपको एक्सटर्नली सर्किट लगाना पड़ेगा। तो आंसर इज ए। ओके, तो अगर आपको लाइक कि अगर आप समझो कि लाइक रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो आपको कहीं ना कहीं एक्सटर्नली वोल्टेज देना पड़ेगा ना। वोल्टेज दोगे तब तो आपको करंट जाएगा, तो फिर आप वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो निकालोगे तब तो आपको रेजिस्टेंस आएगा। बोलो हाँ या ना? अगर आप एक्सटर्नली सप्लाई दोगे तभी तो करंट फ्लो होगा, और वोल्टेज की रीडिंग अपॉन अमीटर की रीडिंग, दैट इज रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है तो आपको एक्सटर्नली वोल्टेज देना पड़ेगा। क्लियर है यार? आगे बढ़ें। लो रेजिस्टेंस फ्रॉम फ्यू ओम्स डाउन टू 1 माइक्रो ओम इज मेजर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? लाइक आप ये समझो कि ये बोल रहा है कि मतलब लो रेजिस्टेंस भी मेजर करना है और मीडियम भी करना है। बताओ किससे करें? लो भी मीडियम भी। ओम मीटर तो लाइक कि जितने भी ओम मीटर हैं, आपको नहीं लगता कि ये मीडियम में थे? यस या नो? सिर्फ मीडियम में थे। लाइक कि अगर आप एक बार बोल्ट, हालांकि देखा जाए तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि माइक्रो ओम में को अगर एक्यूरेसी के साथ मेजर करना है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? केल्विन डबल ब्रिज की। हाँ या ना? अगर माइक्रो ओम को प्रॉपरली मेजर करना है तो देखा जाए तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? केल्विन डबल ब्रिज की। बट अगर वहां से बात करें तो लाइक कि वोल्ट मीटर और अमीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कुछ हद तक लाइक कि एक दो ओम वाले रेजिस्टेंस तो मेजर कर ही सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो यार। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए डी। क्योंकि जो ओम मीटर होता है यार, ओम मीटर तो लाइक कि वो सिर्फ और सिर्फ कौन मेजर करेगा? मीडियम रेजिस्टेंस। और अगर आपको याद हो तो वो जो यही ओम मीटर का कॉन्सेप्ट यूज होता है मेगर में भी। मेगर में भी यही ओम मीटर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सन टाइप ओम मीटर। कौन सा मीटर? सन टाइप ओम मीटर। सीरीज नहीं, सन टाइप ओम मीटर। करंट ज़्यादा, रीडिंग कम, मतलब इस तरीके रेजिस्टेंस ज़्यादा तो रीडिंग कम, और रीडिंग कम तो मतलब रेजिस्टेंस कम, तो बेसिकली वहाँ पे सप्लाई होता था। खैर, वो पूरा कंस्ट्रक्शन ही है, बात करी भी थी हमने। क्वेश्चन नंबर 23, प्रॉपर स्टेबलाइज्ड डीओ एम्पलीफायर। डीओ एम्पलीफायर क्या है? फुल फॉर्म शॉर्टकट लिख। प्रॉपर स्टेबलाइज्ड एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर ओवरकम्स। तो आंसर इज, नॉइज को कम करता है एक्चुअली ये।
नॉइज को, डायरेक्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो चॉपर स्टेबलाइज्ड डायरेक्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर ओवरकम द इफेक्ट ऑफ नॉइज। नॉइज कम करना मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करना, तो आंसर इज डी, शुड बी डी एक्चुअली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, देखो बोलो इसका क्वेश्चन नंबर 25, द वोल्टेज कॉइल ऑफ अ सिंगल फेज वायर हाउस सर्विंग एनर्जी मीटर, क्या होगा? सेम रिपीट किया क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका अलग था। हाईली इंडक्टिव। इन माइक्रोवेव टेलीमेट्री रिपीटर स्टेशंस आर रिक्वायर्ड एट एवरी, तो आंसर इज 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ क्रीपिंग? व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रीपिंग? व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रीपिंग? पहले तो यही बता दो, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है? क्रीपिंग मतलब बेसिकली स्लो रोटेशन, ठीक है। स्लीपिंग, सॉरी, क्रीपिंग मतलब स्लो रोटेशन, ठीक है, एट, हाँ, मतलब एट नो लोड, स्लो रोटेशन एट नो लोड। और अगर फुल लोड पे बात करें तो हाइयर देन नॉर्मल, हाइयर देन नॉर्मल। अब मतलब एक तरीके से देखा जाए तो, एक तरीके से देखा जाए तो जितना, जिस स्पीड से रोटेट करना चाहिए कॉन्सेप्चुअली, नो लोड पे क्या उसको रोटेट करना चाहिए था क्या? अगर आप कोई लोड ही नहीं यूज कर रहे हो तो क्या एनर्जी मीटर की रीडिंग आनी चाहिए थी? नहीं, कॉन्सेप्चुअली नहीं करना चाहिए था, बट वो कर रहा है। फुल लोड पे जितना करना चाहिए था उससे ज़्यादा कर रहा है। मतलब एनर्जी मीटर जो है, मतलब एक क्रीपिंग की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ज़रूरत से एक्चुअल एक्चुअल से ज़्यादा कर रहा है, हाइयर देन एक्चुअल और लोअर देन एक्चुअल। बिकॉज ऑफ क्रीपिंग स्पीड इज हाइयर देन एक्चुअल, लोअर देन एक्चुअल, हाइयर देन एक्चुअल, लोअर देन एक्चुअल, तो समझ के बोलना, हाइयर देन एक्चुअल। देखो ना, जब नहीं घूमना चाहिए था तो थोड़ा थोड़ा स्लो से घूम रहा है, जब नॉर्मल घूमना चाहिए था तो ज़्यादा घूम रहा है। तो हर एक सिचुएशन में बेसिकली क्या हो रहा है, जितना एक्चुअल रोटेशन होनी चाहिए उससे ज़्यादा स्पीड से रोटेट हो रहा है। अब ये रोटेशन बेसिकली ज़्यादा हुआ कैसे? अब ए रोटेशन एक्चुअल में ज़्यादा हुआ कैसे? तो देखो, पहले तो क्या होता है, एक होता है कि स्लो रोटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका बिजली का बिल कम आने लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रीशियन होता है उससे देखा नहीं जाता है। तो फिर वो क्या करता है, आ करके देखता है कि ये बिल कम क्यों आ रहा है। तो उससे फिर क्या करता है, देखता है कि ये जो फ्रिक्शन वाला पोर्शन है ना, वो बेसिकली पॉइंटर को उस जो एल्यूमीनियम की व्हील होती है उसको रोटेट करने से रोक रहा है। तो बेसिकली उसको घाटा लग रहा है ना, आपको तो चलो फ़ायदा हो रहा है, उसको तो घाटा लग रहा है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? अब उस स्पीड को फ़ास्ट करने के लिए, उस स्पीड को फ़ास्ट करने के लिए क्या करेंगे? कंपनसेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन करेंगे। मतलब जैसे देखो, अगर मान लो एक कोई पॉइंटर है जो मूव कर रहा है, अगर कहीं जंग-वंग लग गया, तो उससे क्या होगा? उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, फ़ास्ट हो जाएगी? बोलो, कोई मूविंग पार्ट है, रोटेटिंग बॉडी है, तो उससे क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगा। तो स्लो हो जाएगा तो बिजली का बिल कम आएगा। अब वो क्या करेगा? लाइक कि वो उस स्लो रोटेशन को, लाइक उसने वो जंग वाला पोर्शन हटा दिया या फिर एक्सटर्नली कोई अ, ऑयल दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, लुब्रिकेटिंग मटेरियल, जिससे वो फ्रिक्शन क्या हो जाए? कम हो जाए। तो वो तो चला गया, फ्रिक्शन कम करके चला गया। अब आप क्या देख रहे हो? यार उसने कुछ ज़्यादा ही कंपनसेशन दे दिया, कुछ ज़्यादा ही उसमें ग्रीस लगा दिया। तो अब जितना एक्चुअल में रोटेट करना चाहिए था उससे ज़्यादा ईज़िली रोटेट करेगा। बोलो हाँ या ना? तो अभी
अगर ओवर कंपनसेशन दे करके चला गया, फ्रीक्वेंसी ओवर कंपनसेशन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? स्पीड एक्चुअल से ज़्यादा होगी या एक्चुअल से कम होगी? अगर वो कंपनसेशन दे के गया तो क्या होगा? एक्चुअल से ज़्यादा। तो इसी को बोलते हैं क्रीपिंग, और इस क्रीपिंग को बेसिकली ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में 2 होल बना देते हैं। इससे क्या हो जाता है? क्रीपिंग कम, मतलब स्पीड थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। व्हाट इज़ द आंसर बेसिकली? बताओ, 27 का आंसर क्या है? 27 का आंसर क्या है? फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन। ओवरलोड क्यों बोल रहे हो तुम लोग? सॉरी, फ्रिक्शन कंपनसेशन। ओवरलोड क्यों बोल रहे हो यार? फ्रिक्शन को कंपनसेट करके गया ना वो। यार स्लो रोटेशन किसकी वजह से हो रहा था? फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन को कंपनसेट करने के लिए उसने ग्रीस लगाया, और ग्रीस लगाया तो क्या हो गया? जरूरत से ज्यादा तेजी से चलने लगा। नहीं समझ में आया? हाँ जी, डाटाबेस क्वेश्चन है। इट्स लाइक कि 2 पोल के बीच के डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। व्हाई इज डैम्पिंग ऑफ अ ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर इज केप्ट स्मॉल? डैम्पिंग, देखो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में 3 टॉर्क होते हैं। 3 टॉर्क होते हैं, कौन कौन? एक तो आपका कंट्रोलिंग, एक आपका दूसरा क्या था? डिफ्लैक्टिंग, और तीसरा आपका डैम्पिंग, ठीक है। डैम्पिंग, ठीक है। तो अब डैम्पिंग क्या करता है? डैम्पिंग क्या करता है? इसको ऐसे ऑस्किलेट होने से, देखो, डिफ्लैक्टिंग टॉर्क इसको इधर ले जाएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क उसको इधर ले आएगा। डैम्पिंग क्या करेगा? इन दोनों के बेसिकली झगड़े को रोकेगा। क्यों? क्योंकि डैम्पिंग इधर ले जाएगा, कंट्रोलिंग इधर ले जाएगा, तो ये दोनों आपस में, एक इस अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, ये अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो इस मोशन को बेसिकली कौन कम करेगा? डैम्पिंग फोर्स। अगर आपने डैम्पिंग ज़्यादा दे दिया, अगर आपने डैम्पिंग ज़्यादा दे दिया, तो क्या ए डिफ्लेक्टिंग फोर्स होने के बावजूद बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे जा पाएगा क्या? समझना ज़रा। डिफ्लेक्टिंग मतलब डैम्पिंग क्या करेगा? डैम्पिंग क्या करेगा? पॉइंटर के मोशन का अपोज करेगा, हाँ या ना? बोलो यार। डैम्पिंग टॉर्क क्या करेगा? पॉइंटर के मोशन का अपोज करेगा। और पॉइंटर को ले कौन जाएगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मैं बोल रहा हूं कि अगर तुमने बहुत ज्यादा डैम्पिंग कर दी, तो क्या पता वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को ऊपर ही ना जाने दे। यस या नो? पहली बार ही ऊपर ना जाने दे। तो इसलिए टू गेट फर्स्ट डिफ्लेक्शन लार्ज, वी शुड कीप डैम्पिंग ऑफ ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर स्मॉल। समझ में आया? यार हम तो चाहेंगे कि लाइक पहली बार जाए, उसके बाद ठीक है, फिर थोड़ी देर रुक जाए। बट अगर बहुत ज़्यादा डैम्पिंग कर दी तो आगे ही नहीं जाएगा। जैसे आप ये समझो, जैसे आपका कोई डोर है, तो जो क्लोज डोर लगा होता है ना ऊपर, तो इट इज़ वर्किंग लाइक अ डैम्पिंग फोर्स ना, कि आपके दरवाजे को ऑस्किलेट होने से रोक रहा होता है। बोलो हाँ या ना? आपके दरवाजे को ऑस्किलेट होने से रोक रहा होता है। मैं बोलूँ कि लाइक कि उसे एकदम ही टाइट कर देते हैं, एकदम ही टाइट कर देते हैं। तो अगर एकदम टाइट कर दोगे, तो लाइक कि आप अगर उसे खोलने की कोशिश करो, तो क्या वो खुलेगा क्या? क्या वो खुलेगा? नहीं ना। तो इसके लिए, इस सिचुएशन के लिए तो हमने नहीं लगाया था ना वो क्लोज़ डोर। हमने तो इस सिचुएशन से लगाया कि पहली बार ईज़िली खुल जाए, उसके बाद फिर मैं जब चला जाऊँ, तो फिर वो थोड़ी देर ऑस्किलेट होकर के बंद हो जाए। बोलो हाँ या ना? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर ट्रांसड्यूसर इज़ सूटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई प्रेशर? ये सारी बातें लिखवाई गई हैं। हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए क्या यूज़ होता है? मैकलॉड गॉज, मैकलॉयड, जो भी आप पढ़ लो। और पिरानी गॉज इज़ यूज़्ड फॉर लो प्रेशर, याद रखना। पिरानी गॉज इज़ यूज़्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो प्रेशर, और ये आपका हाई प्रेशर, ठीक है।
हाई प्रेशर। डन। तो पिरानी गॉज कहाँ से कहाँ तक? 10⁻⁴ से 10⁻³ टॉर। टॉर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर। पिरानी गॉज इज सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। एंड बर्डन टाइप, बर्डन भी था ऑप्शन में, हाँ। दिस इज यूज फॉर मीडियम प्रेशर, दिस इज यूज फॉर मीडियम प्रेशर, ठीक है। और मैक्लॉयड गॉज इज सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई प्रेशर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज द एक्टिव ट्रांसड्यूसर? बोलो यार, एक्टिव ट्रांसड्यूसर देखो दो होता है, एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक पैसिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर जिसको ऑपरेट करने के लिए हमें एक्सटर्नली सप्लाई देना पड़ता है। जैसे अगर मैं पूछूं LVDT, LVDT इज ए एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर? LVDT इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर? दिस इज एन पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। दिस इज एन पैसिव ट्रांसड्यूसर। क्यों? क्योंकि इसको एक्सटर्नल सप्लाई की नीड पड़ती है। पोटेंशियोमीटर इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर? पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर भी क्या है बेसिकली? पैसिव ट्रांसड्यूसर, क्योंकि उसको एक्सटर्नली सप्लाई देना पड़ता है। बट पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर इज एन व्हाट? एक्टिव। और मेटालिक स्ट्रेन गॉज, जितने भी स्ट्रेन गॉज होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पैसिव, ठीक है। जितने भी स्ट्रेन गॉज होते हैं सारे। और अगर थर्मिस्टर की बात करें, थर्मोमीटर की बात करें, तो वो भी बेसिकली क्या है? आपके पैसिव। डन। ये इसकी बात कर रहा हूँ, लाइक टेम्परेचर डिटेक्टर की ना, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। देखो कौन कौन है एक्टिव। एक्टिव कौन कौन है? टैको जनरेटर, टैको जनरेटर, थर्मोकपल और फोटोवोल्टाइक सेल। और एक अभी क्या देखा हमने, कौन था? पीजो इलेक्ट्रिक। तो पीजो इलेक्ट्रिक, टैको जनरेटर, थर्मोकपल एंड फोटोवोल्टाइक, दीज आर एक्टिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव कौन है? थर्मिस्टर हो गया, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, लाइक LVDT, दीज आर पैसिव ट्रांसड्यूसर। लिख लेना। आगे बढ़े। वाई इज स्ट्रेन गॉज ब्रिज समटाइम्स एक्साइटेड विथ AC? तो ये बेसिकली होता है कि पावर फ्रिक्वेंसी पिकअप कैन बी अवॉइडेड विथ AC, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ अ सिग्नल इज नॉट पॉसिबल इन अ मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर में कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ अ सिग्नल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक रिड्यूस द रेजिडुअल इंडक्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस टू? इसका आंसर है मेकिंग अ बाईफिलर वाइंडिंग ऑन अ कार्ड। डन। के बाद विच एम्पलीफायर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर? इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर, तो इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर में यूज होता है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर में यूज होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मेजर प्राइमरी करंट ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू द मेन्स? बोलो। प्राइमरी करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू द मेन्स। कोई मेन सप्लाई से ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, उसके प्राइमरी करंट को मेजर करना है, तो क्या, कैसे मेजर करेंगे? करंट। अच्छा एक बात और, अगर मैं सही बोलूं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट है। एक बात बताओ, क्या इसमें ऐसा बोला है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग बहुत ज़्यादा है? बोलो यार, उसको तो मैं मूविंग आयरन अमीटर से भी तो मेजर कर सकता हूँ ना। बोलो हाँ या ना। यार तब ये तो तब होता ना कि लाइक बहुत ज़्यादा रीडिंग है, रेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसे पहले स्टेप डाउन करना पड़ेगा, करंट को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, करंट ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, हाँ या ना।
तो अगर उस पर्सपेक्टिव को लेके चलें तो लाइक कि बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ए और सी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, हाँ या ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर इज यूज्ड टू मेजरमेंट voltage. Moving coil type meter is basically what? PMMC, and PMMC measure only DC, but a ट्रांसफार्मर है तो लाइक कि AC मेजर करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो B भी हो सकता था, D भी हो सकता था। एक बात बताओ, करंट ट्रांसफार्मर मेजर करेगा क्या? करंट ट्रांसफार्मर मेजर करेगा? नहीं, करंट ट्रांसफार्मर मेजर नहीं करेगा। वो तो मेजर तो मूविंग आयरन मीटर ही करेगा। वो क्या करेगा? उसको स्टेप डाउन कर देगा। वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, करंट को स्टेप डाउन करेगा? करंट ट्रांसफार्मर किसको स्टेप डाउन करेगा? वोल्टेज को या करंट को? करंट को स्टेप डाउन करेगा। ठीक है? तो मैं अगर सच मतलब ऐसे ऐसे देखा जाए तो अगर हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर है तो विद द हेल्प ऑफ करंट ट्रांसफार्मर हम करंट को स्टेप डाउन करेंगे और विद द हेल्प ऑफ मूविंग आयरन मीटर हम उस करंट को मेजर करेंगे, हाँ या ना? यार, स्टेप डाउन करके तुम थोड़ी मेजर करोगे। लाइक चलो ठीक है, एक टर्मिनल पे दोनों टर्मिनल दो एक एक दोनों हाथ में ले लिए। अब चलो ठीक है, सप्लाई ऑन कर दो, अभी बताता हूँ करंट कितना होगा। आप थोड़ी मेजर करोगे। कौन मेजर करेगा? मेजर तो मूविंग आयरन मीटर ही करेगा ना।